वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हिबी की एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो जाता है। वहां पर पहुंचने के साथ उस पर एक लो लेवल के होन रैपिड ने हमला कर दिया था, जिसको वो काफी इजीली तरीके से मार देता है। साथ ही साथ हिबी को यह भी मालूम पड़ता है कि मेरे कानों में जिस चीज की आवाज आ रही है वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही अप्रेजर स्किल की है, जिसने उसको गोड द्वारा मिली अप्रेजर जॉब के बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। यहाँ तक कि हिबी की वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हुए रोड की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लालची कुत्ते से होती है। पर उस कुत्ते को अमालिया अपने बो का इस्तेमाल करते हुए निपटा चुकी और वो उसको लोवेल किंगडम पर पहुंचाने का वादा भी कर देती है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात यह है कि अमालिया का आउटफिट ज्यादा टाइट होने की वजह से बार बार खुलता ही रहता है, जो इस सीरीज के लिए अच्छी बात नहीं है। पर जब वो अगली सुबह लोवेल के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में हिबी अपने मैप का इस्तेमाल करते हुए अमालिया को बता देता है कि यहाँ आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है, जो काफी रियर बीस्ट माना जाता लो लेवल के हिसाब से। इसलिए हिबी अपने दिमाग का यूज करते हुए और अमालिया अपने स्किल का इस्तेमाल करने के साथ उस क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को हासिल ही कर लेते हैं। साथ ही साथ लोवेल सिटी की गिल्ड में हमें एक न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम ईवेल है और वो हमेशा किसी खास चीज की तलाश में रहती है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोवेल सिटी का सीन देखते हैं, जिस सिटी को देखने के बाद हिबी काफी ज्यादा हो चुका था। अभी अमालिया उसको एक पोशाक बनाते हुए बताती है कि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा भड़कीले हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये उधार देती हूँ। साथ ही साथ तुम्हारी हाइट को देखते हुए ये थोड़ा लंबा है, लेकिन काम चल जाएगा। अपनी हाइट का दोबारा जिक्र होता देखकर हिबी परेशान हो जाता है, जबकि अमालिया कहती है कि इस होन को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम अपने कपड़े खरीद लेना। वैसे भी इससे हमें कम से कम 200 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, इसलिए तुम कुछ आर्मर और वेपन भी खरीद पाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबी उससे सवाल करने लगा, गोल्ड कॉइन की कीमत आखिरकार कितनी होती है? अब ये सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके इस चेहरे को देखने के बाद हिबी कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर वो अपने मन में कहा कि स्टेट सपोर्ट प्लीज मुझे बताओ, जिस पर उसका स्टेट्स बताने लगा। मैं इसे तुम्हारी मेमोरीज में मौजूद इन्फॉर्मेशन से मिलाऊंगी, ठीक है? तो एक गोल्ड कॉइन की कीमत लगभग 10,000 येन है। स्टेटस की ऐसी बातों को सुनने के बाद हिबी अपने मन में कहा, कोई हैरानी वाली बात नहीं कि एमिलिया सान की आंखें इस तरह चमक रही थी। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी अमालिया अपना हाथ बड़े प्यार से उसके गाल पर धरते हुए कहते कि हिबी तुम्हें पता है, इस इलाके में तुम्हें शायद एक बेकार ना समझ और बेवकूफ की तरह पेश आने से बचना चाहिए, जिसमें जरा भी अकल ना हो, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद हिबी इतना तो समझ गया था कि ये पक्का है कि इसके पास एक भी दोस्त नहीं है। उसके ऐसा कहते यहाँ से कट होकर रोवेल गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों अभी पहुंच जाते हैं। एमालिया को अपने सामने देखने के बाद वो दो बंदे कह रहे थे, तो आखिरकार तुमने एक पार्टी बना ही ली। वैसे यह तो किसी एडवेंचर जैसा नहीं दिखता, या फिर क्या ये कोई बेबी सिटिंग का काम है? उन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद एमालिया उन दोनों को समझाने लगी, वह ऐसा जरूर दिखता है लेकिन वह एक अडल्ट मैन है। पर ये बात हिबी को अच्छी नहीं लगती। फिर हम एक पार्टी को देखते हैं, जिनका लीडर एमालिया से सवाल करने लगा, क्या ये नया प्लेयर है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए एमालिया कहने लगी, तुम ऐसा कह सकते हो और हमारी जान पहचान पहले ही हो चुकी है। ये बात सुनकर वो लीडर कहता कि अरे ये लोग तो हमेशा बकवास करते रहते हैं, इनकी बातों को दिल पर मत लो। असल में ये बंदा एमिलिया और हिबी की बात नहीं कर रहा बल्कि उन दोनों की बात कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबी उसे बता देता है कि इसकी चिंता मत करो। फिर वो अपने मन में कहने लगा, इसका मुझ पर काफी थोड़ा सा ही असर हुआ है। जो सुनने के बाद उनका लीडर उसको गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद एमिलिया उसको बताने लगी उनकी पार्टी का नाम सिल्वर बैनर है। जो सब बताने के बाद वो सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई थी, जिस रिसेप्शनिस्ट का नाम है जूल। उस रिसेप्शनिस्ट के कानों को देखने के बाद हिबी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। जबकि एमालिया उसको बता रही थी, मेरे पास एक चीज है जिसे मैं बेचना चाहती हूँ, क्या तुम एक अलग रूम तैयार करवा सकती हो? उनकी ऐसी बातों को समझने के बाद जूल उन्हें एक कमरे में ले आई थी, जहाँ पर एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा एमिलिया से बातें करने लगता है। हेलो एमालिया, वैसे आज यहाँ आना कैसे हुआ? दूसरी तरफ हिबी उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने के बाद हैरान होने के साथ कह रहा था, अरे वाह जबरदस्त, उसकी बॉडी एकदम कसी हुई है। अब ये सुनकर वो बंदा भी जोश में आते हुए बोला, लगता है तुम्हारी नजर अच्छी है बच्चे। फिर वो अपनी बनियान को फाड़ देता है। अब ये देखने के बाद हिबी पहले से भी ज्यादा अमेज हो गया, जबकि वो बंदा अपनी बॉडी दिखाते हुए कह रहा था, मेरी सारी कोशिशों और एफर्ट्स का नतीजा है ये। जो सब देखने के बाद हिबी अब खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने के साथ खुशी के मारे झूमते हुए बोल रहा था, ये तो सच में काफी बढ़िया है भाई, ये सच में काफी बढ़िया है भाई, पर मेरा मतलब है सर। इस मंजर को देखने के बाद उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ये ड्रामा भी होने वाला है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, जहाँ पर हिबी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जबकि वो बंदा बताता कि मेरा नाम बास डेलियार्ड है और मैं यहाँ का गिल्ड लीडर हूँ। जो सुनने के बाद हिबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम हिबी है, हिबी बनामे क्या मैं आपको छू सकता हूँ? जिसके लिए वो भी मान जाता है,
है, जबकि हिबिकी उसको छूते हुए कह रहा था ये तो काफी बढ़िया है और मेरी बॉडी इतनी छोटी है, चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं मेरी बॉडी में कभी भी मसल्स नहीं बनती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पाल्स डेलियार्ड पोज मारते हुए कहता है कि अगर तुम ज्यादा थिक सेट दिखाना चाहते हो तो अपनी अपर बॉडी पर ध्यान देना काफी असरदार होता है, खास तौर पर पीठ में काफी सारी मसल्स होती हैं, उन पर कसरत करो और तुम बड़े चौड़े हो जाओगे। उन दोनों की ऐसी बातें सुन सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा पक चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं दोनों पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और उन दोनों के एक ही हिट में वो दोनों जमीन पर छितरा जाते हैं। यहाँ तक कि हिबिकी का स्टेटस उसे बताता है कि टेक्निकल स्किल ग्रीमोरे और वाटर मैजिक स्पेल क्रिएट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ अपडेट किया गया है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दोनों के द्वारा फैलाई हुई गंदगी को साफ कर दिया गया था। साथ ही साथ जूल कह रही थी चलिए फिर शुरू करते हैं, मेरा नाम जूल है और मैं रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और एमिलिया सामा आप क्या बेचना चाहते थे, जिस पर एमिलिया उन्हें बताती नहीं बल्कि सामने धर देती है। उस क्रिस्टल हॉर्न्स को देखने के बाद पास डेलियार्ड काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगा हमें जो 3 साल पहले मिला था ये तो उससे भी बड़ा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया कहते कि आप मुझे इसके लिए कितने पैसे दोगे। ये बात सुनकर पास डेलियार्ड कहता कि देखते हैं 400 सोने के सिक्के के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। इतनी बड़ी रकम को सुनकर हिबिकी काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने मन में कहा यह उसकी प्रेडिक्टेड से 2 गुना है, मुझे लगता है कि वह इसकी रकम से जरूर खुश होगी। तभी एकदम से एमिलिया कहने लगी क्या तुम मुझे पागल समझती हो। अब ये सुनकर हिबिकी की फटके हाथ में आ जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया बोल पड़ी मेरा मानना है कि 3 साल पहले वह होन 230 गोल्ड कॉइन में बिका था, ये वाला साइज में उससे 3 गुना बड़ा है, लेकिन तुम तो मुझे इसका 2 गुना भी नहीं दे रहे हो। क्योंकि यह 3 गुना बड़ा है इसलिए हम यहाँ गोल्ड के 800 पीसेस के बारे में सोच सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी अपने मन में कहने लगा मैं तो इसमें कहीं फिट बैठ ही नहीं रहा है। जबकि डेलियार्ड कहने लगे हम सच में इतना ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। जबकि हिबिकी को लग रहा था इसने तो इस बात पर नोटिस ही नहीं किया, लेकिन एमिलिया ईवल की तरह हंस रही होती है। जो देखेगा डेलियार्ड बोला तुम 550 के बारे में क्या कहोगी, पर एमिलिया बताने लगी 780। अब ये सुनकर डेलियार्ड कहा 600, जो सुनकर एमिलिया अपनी रकम को और भी ज्यादा बढ़ाने लगी। अब ये सुनकर डेलियार्ड हार मानते हुए कहा ठीक है 680, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये सुनने के साथ एमिलिया उस पर और भी ज्यादा प्रेशर डालते हुए कहने लगी मुझे हैरानी है कि क्या कैपिटल में एडवेंचरर गिल्ड हमें ज्यादा कीमत दे सकता है। कैपिटल में जाने वाली बात को सुनने के बाद डेलियार्ड उसके सामने झुकने के साथ कहा 700 गोल्ड कॉइन, अब मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। पर इस रकम को सुनने के बाद एमिलिया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जबकि जूल बताते कि यह हमारे बजट से ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। और बात करें बाकी की रकम की, हम तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे क्योंकि एक बेवकूफ मास्टर के तौर पर यह तुम्हारे लिए सही सबक है। जिस बात पर डेलियार्ड भी एग्री था। जबकि एमिलिया उसको थम्स अप दिखाते हुए कह रही थी हमने कर दिखाया हिबिकी, जिस पर हिबिकी धीरे से हामी भरता है। जबकि एमिलिया खुशी के मारे झूमते हुए कह रही थी हिबिकी अब मुझसे जरूर पूछेगा। जहाँ पर उसकी इमेजिनेशन में हिबिकी उसे बता रहा था प्लीज मेरे साथ एक पार्टी बना लो, और वो यही सोच सोच कर कह रही थी मेरी अब तक की पहली पार्टी। पर ये बात उसने कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी, जिसकी वजह से उसकी प्रेस का कपड़ा दोबारा से खुल जाता है। अब इस मंजर को देखने के बाद जूल उसे घूर घूर कर देखने लगी। फिर इसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकालते हुए कहती है एमिलिया सामा और अब मैं एक्सचेंज की बारीकियों पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों बाहर इंतजार करो। ये सब समझाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया था, पर उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों को बाहर क्यों निकाला। अगले सीन में हम हिबिकी को देख पाते हैं जो एकदम अकेला बैठा हुआ था। तभी उसका स्टेटस बताता है कि तुम्हारी इंटरनल स्किल ट्यूटोरियल लेवल 1 को लेवल अप की जरूरत है। पर हिबिकी को ट्यूटोरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए स्टेटस उसको बताना शुरू करता है एग्जीक्यूटिव डिक्शनरी यह एक ऐसी एबिलिटी है जो उन लोगों को दी जाती है जिनके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज काफी कम होती है। इसी वजह से यह तुमको गॉड से मदद हासिल करने के लिए कैपेबल बनाती है ताकि तुम इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल सीख सको। उसी वक्त हिबिकी को किसी की आवाज आती है, जो सब सुनने के बाद हिबिकी कहा अरे अरे कौन था, लगता है शायद वह मेरा बहम था। तो तुम्हारा मतलब है कि यह एक ऐसी एबिलिटी है जो मेरे को प्रोटेक्ट करती है, और मुझे लगता है कि मैं इसी गॉड की कृपा से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसी वजह से तुम सच में कमाल के हो, शुक्रिया गॉड। अपनी तारीफें सुनने के बाद गॉड कहने लगा बिल्कुल सही, मेरी इज्जत करते रहो, इससे मेरा काम करने का मूड बन जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी हैरान होते हुए कहा मुझे यकीन है कि मैंने वह आवाज फिर से सुनी, वो आवाज किसकी है। अब ये सुनकर वो उसे धीरे से बताना शुरू करता है मैं वह गॉड हूँ जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। मेरा मतलब है कि मैं यह हर समय नहीं कर सकता, तो असली बात यही है मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना ये तुम्हारे ही हाथ में है। जो सुनने के बाद हिबिकी इरिटेट होते हुए बोलता है कि यही तो असली समस्या से तुम्हारा क्या मतलब है। पर वो उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि अब वो चला गया था, जिसके जाने की वजह से हिबिकी गिरने के साथ कहा रुको मेरे पास तो काफी सारे सवाल हैं। उसके वहां से जाने के बाद स्टेटस कहने लगा जैसे जैसे तुम्हारे ट्यूटोरियल स्किल का लेवल बढ़ेगा गाइड द्वारा दी जाने वाली मदद खत्म होती जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी उससे कुछ सवाल करने ही वाला था, पर वहाँ पर एकदम से एमिली आते के साथ कहने लगी माफ करना मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की एक लेटर को लाते के साथ एमिलिया को थमाते हुए कहने लगी आपको एक क्वेस्ट मिला है,
है। उस लेटर को अच्छे से पढ़ने के बाद एमालिया हिबिकी को बताना शुरू करती है, माफ करना लेकिन मुझे तुरंत इस सिटी को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अपने होम टाउन से आई किसी गुजारिश को ठुकराना मेरे लिए नामुमकिन है और मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकती। तो इससे आप लोग समझ ही सकते हो कि अभी स्टेटस ने क्या बताया था। उसने बताया था कि जब जब हिबिकी का लेवल बढ़ेगा गाइड द्वारा मिलने वाला सपोर्ट खत्म होता जाएगा, तो उससे इसका यही मतलब था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक डंजन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर इविल डंजन के गहरे हिस्से में जाते हुए अपने एक मैजिक आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकाल लेती है। बहुत बुरा नहीं, अगर मुझे ये यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहाँ हो सकता है, शायद वहाँ जाकर देखना फायदेमंद हो। नेक्स्ट स्थिति में एमालिया हिबिकी से कह रही थी, क्या तुम सचमुच में ठीक हो जाओगे? जिस पर हिबिकी कहता है, आगे बढ़ो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहने लगा, उसने पहले ही मेरी काफी ज्यादा मदद कर ली है, इसलिए मैं उस पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। तभी एमालिया बोल पड़ी, मैंने जूल से तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, इसलिए सब ठीक होना चाहिए और तुम अब क्या करने वाले हो? जिस पर हिबिकी बताने लगा, मैंने सोचा कि मैं एक एडवेंचरर बन के देखूं। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी क्वेस्ट भी हैं जिन्हें वे लोग पूरा कर सकते हैं जो लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया कहते कि अब तुम जरा संभल कर रहना, तुम्हें इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो उस घर में सो सकते हो जहाँ मैं रुकी हुई थी। फिर वो उसको कुछ देते हुए कहने लगी, यह एक मैप है, स्माइलिंग गोडेस, इनमें तान्या के बारे में पूछना, तो हम जल्दी ही मिलेंगे। पर उसकी इस बात से हिबिकी थोड़ा निराश लग रहा था, जो देखकर एमालिया बताने लगी, अगर तुम दूर जाने का प्लान बना रहे हो तो जूल को बता देना और मैं तुमसे जल्दी ही फिर मिलने आऊंगी। जिस पर एग्री करते हुए हिबिकी उसका पोशाक वापस देने लगा। अब ये देखने के साथ एमालिया कहने लगी, तुम उसे विदाई के तोहफे के तौर पर रख सकते हो। उसकी इस बात पर हिबिकी बताता कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बटन बार बार निकल जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एमालिया उसको गुड बाय करने के साथ वहाँ से भाग जाती है, जो देखने के साथ हिबिकी भी वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ एमालिया अपने मन में कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार देखा, और वो ऐसा कहते हुए किसी से टकरा चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, मुझे माफ करना, पर क्या तुम ठीक हो? इसके जवाब पर वो जमीन पर गिरी हुई बंदी कहने लगी, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। पर ये देखने के साथ एमालिया उससे माफी मांगने लगी। जबकि दूसरी तरफ एक वॉरियर सामने की तरफ आते हुए बोल रहा था, क्या चल रहा है एमालिया, इतनी जल्दी किस बात की है? जिसका जवाब देते हुए एमालिया बताती है, मुझे शॉर्ट नोटिस पर घर वापस जाना है। यहाँ तक कि उसने उस बंदी को उठा लिया था और ये बंदी और कोई नहीं बल्कि इवेल है। पर वो उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कहने लगी, तो क्या तुम्हारा मतलब है एल्फ सिटी से? जिस बात पर एमिलिया पूरी तरह से एग्री थी। अब ये सुनने के साथ इवेल की तरह हंसते हुए बोली, क्या इत्तेफाक है, मैं भी उसी तरफ ही जा रही हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एमालिया के रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर हिबिकी मरगिल्ली हालत में बोल रहा था, एमालिया साल के जाने के बाद मैंने अपना लगभग सारा समय सोने में बिताया। फिर वो अपना फोन उठाते हुए कहा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मुझे अभी तक अपने वर्ल्ड में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। यहाँ तक कि तब से गोड ने मुझसे बात नहीं की है। अगर मैं गिल्ड से पूछने की कोशिश भी करूँ तो। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं, जहाँ पर जूल हिबिकी के सवालों का जवाब बड़े शर्मीले तरीके से दे रही थी। इसी काई वह तुम्हें शहर के बाहर मिलेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी वहाँ चला गया था, पर वहाँ पर ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी जो मैं बता नहीं सकता। और इन आवाजों को सुनने के बाद हिबिकी बोला, ये वह दुनिया नहीं है जैसा मैं ढूंढ रहा था। ये सब याद करने के बाद हिबिकी का कहना है, और मैं नहीं चाहता कि लोगों को मुझ पर शक हो, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। उसी वक्त हमें उसके गेट के बाहर से एक लड़की की आवाज आती है, हिबिकी कौन, क्या तुम वहाँ पर हो और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिसको आने की परमिशन हिबिकी ने दे दी थी, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि तान्या है। तभी तान्या उससे बड़े प्यार से कहने लगी, तुम आज सुबह या दोपहर के खाने के लिए नीचे नहीं आए, इसलिए मुझे चिंता होने लगी, और क्या तुम ठीक हो? जिस पर हिबिकी एग्री था। अब ये सुनने के साथ तान्या बोल पड़ी, यह अच्छी बात है, वैसे डिनर का समय हो गया है। इसलिए हिबिकी उन्हें बता देता है कि मैं अभी आता हूँ, जो सुनने के साथ वहाँ से तान्या चली जाती है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद हिबिकी कहने लगा, मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि मेरे पास होन के पैसे ही बचे हैं, इसी वजह से मुझे कुछ और पैसे ढूंढने होंगे, पर मैं आखिरकार कर क्या सकता हूँ? जिस पर उसका स्टेटस काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने धर देता है, जिसको देखने के बाद हिबिकी बोलता है कि मुझे ये अच्छे से समझ में आया, पर ये न्यूमेरिकल डाटा कितना अच्छा है। जिसके जवाब पर उसका स्टेटस बताता है कि मैं तुम्हें सोलो कॉम्बैट के खिलाफ सलाह दूंगा। इस पे हिबिकी कहा, लगता है मुझे एक और टाइटल मिल गया है, लेकिन ये ओल्डर लेडी किलर क्या है? इस पे उसका स्टेटस बता देता है कि तुम्हारे पास एक नई टेक्निक स्किल है। जिसको देखते हुए हिबिकी कहता है, नई स्किल का कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक तो काफी काम की लग रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेटस कहता है कि तुम मेडिकल किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़कर उसकी मेडिकल स्किल सीख सकते हो। अगर तुम हाई लेवल के मेडिकल प्रोसीजर्स करने की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो मैं तुमको हर एक पन्ना पढ़ने की सलाह देता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हिबिकी फैसला करता है, तो फिर मैं इसे पूरा पढ़ ही लेता हूँ। उसकी इस बात पर स्टेटस उसे समझा रहा था, तुम बातचीत में रुक नहीं पाओगे, क्या ये ठीक है? डराने वाली बातों को सुनकर हिबिकी बोला, इसमें कितना समय लगेगा? इस पे स्टेटस कहा, काफी देर। जो सुनने के बाद हिबिकी बोल पड़ा, कुछ समय लगेगा है ना, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे कर लूंगा। लेकिन स्टेटस उसके सामने किताब अपेयर करते हुए बोला, अब तुम मेडिकल बुक को पढ़ना शुरू कर सकते हो,
जो सुनने के साथ हिबिकी उसको पढ़ने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस किताब की पूरी इन्फॉर्मेशन एक एनर्जी के थ्रू उसके माइंड में जाने लगी। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो एमालिया की बातों को सुनने के बाद ईवेल कह रही थी तो उसमें जरा सी भी अकल नहीं है। ये बात सुनकर एमालिया बताती कि लेकिन मैं उसे अकेला यूं ही नहीं छोड़ सकती थी, पता है उसने तो मेरा सारा दिमाग ही घेर लिया था या कुछ ऐसा ही। जो सुनने के बाद ईवेल कही, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसकी इस बात पर एमालिया बताती कि उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी अभी उससे मिली हूँ और वह मुझसे करीब 40 साल छोटा है। तभी हम सामने की तरफ एक मेड को देखते हैं जो एमालिया का नाम पुकार रही थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईवेल इरिटेट होते हुए कहने लगे ये मेड यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ वो मेड जिसका नाम स्टीलिया है वो कह रही थी मैंने सुना है कि आप वापस आ रही हैं इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। और वो अपनी बात को कंप्लीट कर भी पाती उससे पहले एमालिया आते के साथ उसको जोर से हक कर लेती है। साथ ही वो बोली मुझे तुम्हारी काफी याद आई। जो सुनकर वो उससे कह रही थी पर वो वहाँ पर दबी होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती, इसलिए वो उससे आजाद होते हुए कहने लगी मुझे उन शानदार ट्विन पीक्स का मजा लिए हुए 5 साल हो गए हैं। दूसरी तरफ ईवेल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन, जिस पर एमालिया बताना शुरू करती है यह स्टेलिया है हमारी चीफ मेड। फिर वो ईवेल के बारे में स्टेलिया को बताने लगी वह एक एडवेंचरर है जो अलग अलग एरिया में जाकर घूमती रहती है। उसी वक्त ईवेल एमालिया से चिपकते हुए कह रही थी हम एक साथ पार्टी में है ना। ये सुनने के साथ एमालिया काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, पर स्टेलिया को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ईवेल उसके कुछ ज्यादा ही करीब है। फिर हम इसके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टेटस हिबिकी से कह रहा था मेडिकल बुक की पढ़ाई अब पूरी हो गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी खुद को संभालते हुए बोला ठीक है मुझे अब शॉपिंग करने जाना है। फिर हम यहाँ देखते हैं जहाँ पर हिबिकी ने अपने लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। साथ ही साथ वो बताता कि मुझे लगता है कि आर्मर के लिए यह काफी रहेगा, लेकिन यार उस मेडिकल किताब को सीखना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही साथ स्किल सीखना वाकई हार्ड होता है ना। जिस बात का जवाब देते हुए स्टेटस का कहना है अलग अलग स्किल को सीखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ये बात सुनकर हिबिकी कहता कि मुझे तो इस बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था। स्टेटस सपोर्ट सन मुझे हमेशा से सारी बातें सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो स्टेटस सपोर्ट सन नाम थोड़ा लंबा है, क्या मैं तुमको सैपो चान कह के बुला सकता हूँ? वैसे क्या ये कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाने जैसा नहीं होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेटस कहने लगा सैपो चान की तरफ से एक मैसेज की स्टेटस ने इस नाम को स्वीकार कर लिया है। फिर हम गिल्ड की तरफ आते हैं जहाँ पर सिल्वर बैनर का लीडर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। सामने की तरफ खड़ा हिबिकी उसको याद आ जाता है कि मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, जबकि वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था उससे और एक सिल्वर रूबी वुल्फ को एक ही समय पर चोट लगी। मुझे पूरा यकीन है कि गिल्ड मास्टर उसका खून बहाना रोक सकते हैं। और वैसा कहते ही नीचे गिर जाता है जिसके गिरने की वजह से सिल्वर बैनर पार्टी के लीडर के पैरों में से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर जूल आते के साथ उन सभी को बता रही थी पास डेलियाड अभी सिटी में नहीं है, इसी वजह से हमें दूसरे हीलिंग मैजिक से खून बहने के रोकने में कामयाब हो जाना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वर बैनर पार्टी का एक बंदा निराश होते हुए कहने लगा हमने हर संभव कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद हिबिकी अपने मन में कहने लगा इतना सारा खून, हमें खून बहना रोकना होगा, शायद मैं मदद के लिए अपनी मेडिकल बुक स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सैपो-चान कहता है कि सैपो-चान की ओर से एक मैसेज, मैंने यह तय कर लिया है कि हमारे पास एक मौका है। जिसके बाद हिबिकी उनसे कहना शुरू करता है क्या तुम मुझे उसे देखने दोगे? अब ये सुनकर वो बंदा सवाल करने लगा क्या तुम एक हीलर हो? जिस पर हिबिकी घबराते हुए बता देता है कि मैं असल में एक अप्रेजर हूँ। जो सुनने के साथ वो बंदी काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ कही तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी जान बचा सकती हो? जिस पर हिबिकी का कहना है खैर मेरे पास मेडिकल स्किल है तो मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये वाली बात को सुनकर अब वो दोनों उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हिबिकी उसके सामने बैठते हुए कहा मैजिकल बुक एग्जीक्यूट। उसके ऐसा कहते ही सैपो-चान एक्टिवेट होने के साथ कहा मेडिकल बुक स्किल शुरू हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि इसकी बॉडी में डियरिथ पॉइजन है। यह पॉइजन हर्ब में पाई जाने वाला मटेरियल है, इसकी वजह से खून बहना रोकना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके पास अब 5 मिनट बचे हैं। ये बात सुनकर हिबिकी उससे सवाल करता है कि मुझे इसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। उसकी इस बात पर सैपो-चान बताता है कि क्योंकि उसका काफी सारा खून बह चुका है इसलिए उसे पूरी तरह से ठीक करना जरूरी है, जिसमें उसके खोए हुए हाथ पैर भी शामिल है। साथ ही साथ हाइपर क्योर और परफेक्ट हील का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन जरूरी MP 650 है और तुम्हारी अभी की MP 56 है, जिसकी वजह से इसको क्योर करना इम्पॉसिबल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी का कहना है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अभी सुनने के साथ वो बंदा बोला कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? जिस पर हिबिकी बताना शुरू करता है डियरिथ पॉइजन की वजह से मैं खून बहना नहीं रोक पा रहा हूँ, इसलिए हमें सबसे पहले पॉइजन को निकालना होगा, फिर उसके हाथ और पैर को ठीक करना होगा, इसलिए जल्दी बताओ क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो हाइपर क्योर और परफेक्ट हील का इस्तेमाल कर सकता हो? जिस सवाल का जवाब देते हुए वो रिसेप्शनिस्ट बताते कि यहाँ पर कोई भी इन दोनों स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अब उस बंदे की लाइफ सिर्फ जीने के लिए 4 मिनट ही बची हुई थी, जो देखकर हिबिकी अपने मन में कहने लगा सिर्फ ये जानना कि उसका इलाज कैसे करना है ये तो बिल्कुल बेकार है, क्या कोई और तरीका नहीं है? ये बात सुनकर सैपो-चान कहने लगा मैं कॉन्ट्रैक्टेड नामक टेक्निक स्किल का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ, इसलिए अपने सपोर्टर से कुछ समय के लिए MP तुमको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करनी होगी ताकि उस कलेक्टेड MP का इस्तेमाल कर
करके ट्रीटमेंट कर सको, और इसके लिए एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ही काफी होगा। जो सब सुनने के बाद हिबी की राहत की सांस लेते हुए कहना शुरू करता है, तुम सभी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो और इसकी शर्त यह है कि तुम सभी अपनी सारी एमपी मुझे दे दोगी। अगर मेरे पास काफी एमपी हुई तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जो सुनकर वो लोग बिना सोचे समझे ऐसा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एमपी बढ़कर 174 हो चुकी थी, पर ये भी अभी भी काफी नहीं है। तभी जूल सामने की तरफ आते हुए कहने लगी, क्या मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती हूँ? जो सुनकर सेपो-चान का कहना है, अगर तुम और पार्टियों को इसमें ऐड करने की परमिशन दे देते हो तो ऐसा हो सकता है, जिसके लिए हिबी की परमिशन दे देता है। और इसी के साथ जूल की सारी एमपी हिबिकी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी, जिसकी वजह से हिबिकी ग्लो करने लगा। यहाँ तक कि सेपो-चान बताने लगा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 273 एमपी ट्रांसफर हो गई है, इसलिए वो और ज्यादा समय को ना गवाते हुए हाइपर क्योर का इस्तेमाल करने के साथ उसके पॉइजन को क्योर कर देता है। फिर वो परफेक्ट हील का इस्तेमाल करने के साथ उसके हाथ पैर को रीजनरेट कर देता है, पर इसमें काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी। हिबिकी की ऐसी पावर को देखने के बाद वहाँ के सारे बंदे अमेज होते हुए बस उसे ही देखे जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि सिल्वर बैनर पार्टी के लीडर जिसका नाम जेड है, उसको सही सलामत देखकर वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर काफी हाईली अमाउंट में एनर्जी खर्च करने की वजह से हिबिकी एग्जॉस्ट होकर वहीं पर गिर चुका। फिर हम उसके सपने की तरफ आते हैं, जहाँ पर अमाने उसे समझाते हुए कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा मतलब है यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम हमेशा बिना सोचे समझे काम करते रहते हो। अब ये सुनकर हिबिकी बोला, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? जिस पर एग्री करते हुए अमाने कहने लगी, जैसे उस बार जब तुमने नदी में डूबते हुए कुत्ते को बचाया था, या उस बार जब तुमने छत पर फंसी हुई बिल्ली को बचाया था, तुम हमेशा अपनी मर्जी से काम करते रहते हो। फिर वो एक क्रीम पक खाते हुए कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुमको बचाने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहेगा, इसलिए तुमको सावधान रहना होगा, समझे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी कहता है कि तुम्हें खाना मुंह में भरकर बात नहीं करनी चाहिए, वैसे मुझे भी एक क्रीम पफ देना। और अभी वो अपने सपने में मजे ले ही पाता, तभी सेपो-चान कहने लगा, तुम्हारी जॉब का लेवल 2 से बढ़कर सीधे 5 हो गया है। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गई है, और टेक्निकल स्किल ट्रांसलेशन लेवल 1 से बढ़कर 2 हो गई है। और जब वो ऐसा कह रहा था, तभी दूसरी तरफ हम जूल को देख पाते हैं, जो उसका जगा हुआ देखकर कहने लगी, हिबिकी सामा, मुझे लगता है कि अब तुम जाग गए हो, और तुम अब कैसा फील कर रहे हो? जिस पर हिबिकी हैरान होते हुए कहने लगा, अब मैं ठीक हूँ, साथ ही साथ बोझ बनने के लिए मुझे माफ कर देना। ऐसी बातों को सुनकर जूल बताना शुरू करती है, अरे तुम बोझ नहीं हो, और तुमने मेरे छोटे भाई जेड की जान बचाई है, मैं तुम्हारी काफी शुक्रगुजार हूँ। ये बात सुनकर हिबिकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि एक डेमी ह्यूमन है और इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को क्लियर करते हुए जूल कहने लगे, क्योंकि हमारी माएं अलग अलग हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। जो सुनने के बाद हिबिकी कहा, अच्छा, मुझे खुशी है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन तुमको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, अगर सबने मिलकर मुझे एमपी नहीं दी होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम वहाँ पर जूल को देख पाते हैं, जो वहाँ से गई नहीं थी। साथ ही वो कहने लगी, ये केवल इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम वहाँ पर थे, इसलिए प्लीज मेरे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट कर लो। जो सुनकर हिबिकी बड़ी प्यारी स्माइल करने के साथ कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। उसकी ऐसी प्यारी स्माइल देखने के बाद जूल उस पर लट्टू ही हो चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, इससे भी जरूरी बात यह है हिबिकी सामा, मैंने इस मामले को लेकर अपनी मर्जी से गैग ऑर्डर को जारी कर दिया है, ताकि ये बात बाहर ना फैले। यहाँ तक कि हाइपर क्योर और परफेक्ट हील का इस्तेमाल करने की एबिलिटी लगभग अनसुनी है। अगर ये बात बाहर आ गई तो पक्का कोई ना कोई पैसा कमाने के लिए तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर हो सके तो मैं एडवेंचर करने वाली पार्टी में शामिल होने की सलाह देना चाहती हूँ। साथ ही साथ तुम्हारे आसपास फ्रेंडली फाइटर हो तो तुम ज्यादा सिक्योर रहोगे। जिस बात का जवाब देते हुए हिबिकी बताना शुरू करता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इस सिटी में और कितने समय तक रह पाऊंगा, और मैं यह प्रॉब्लम किसी और के सिर पर नहीं डाल सकता, लेकिन यह सच है कि अगर मेरे पास कोई साथी या कोई प्रोटेक्टर होता तो यह मैक्सो रूप से अच्छा रहता। मेरा मतलब है कि मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। ऐसी बातों को सुनकर जूल करने लगी, खैर एक तरीका है, तुम एक बॉडीगार्ड रख सकते हो। फिर यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक वुल्फ उन सभी को बता रहा होता है, चिंता मत करो, जो भी मेरे करीब आएगा मैं उसे चीड़ फाड़ कर दूंगा। इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।